तो लीगल होर जुडिशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास तक लास्ट सेक्शन हमारा था 210 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 11 आईपीसी का हमारा चल रहा है। ओके, चैप्टर 11 आईपीसी में हम सेक्शन 210 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 211 से पढ़ेंगे 211 से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 211 सेक्शन क्या बोलता है? फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर। ओके, अब अगर जैसे हमने लास्ट सेक्शन तक पढ़ा था कि अगर झूठे या फ्रॉडुलेंटली हम कुछ करते हैं तो प्लेंटिफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिफेंडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी 210 में। कि अगर कोई पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मतलब सीज, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर निकाला सीज करने का कि उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाए, तो उसको बचाने के लिए अगर कोई अक्यूज्ड है वो कुछ चाल चलता है तो ये सब चीज़ों के लिए उसको क्या चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। ठीक वैसे ही दूसरा पर्सन जो उसकी हेल्प करता है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि अगर कोई पर्सन है वो फ्रॉड मतलब फ्रॉड नहीं, फॉल्स चार्जेस लगाता है, झूठे चार्जेस लगाता है या हार्बर करता है, किसी व्यक्ति को आश्रय देता है, किसी अक्यूज्ड को, आई मीन, ठीक है, कोई अक्यूज्ड को आश्रय दे रहा है या फिर फॉल्स चार्जेस लगा रहा है किसी और पर्सन पे, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या ऑफेंसेस हैं, क्या मतलब क्या चार्जेस लगेंगे, क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, जैसे हमारा 211 क्या बोल रहा है? 211 है फॉल्स चार्ज, मतलब झूठे चार्ज लगाए किसी के ऊपर। फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर, किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे, किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ हानि हो, वो कुछ भी हो सकती है, बॉडी से रिलेटेड हो सकती है, रेप्यूटेशन से रिलेटेड हो सकती है, माइंड से रिलेटेड, या कुछ भी कोई भी तरीके से हानि पहुंचाना रीज़न हो सकता है उसके लिए फॉल्स चार्जेस लगाना। तो इसके लिए क्या पनिशमेंट मिली है फॉल्स चार्ज लगाने वाले को, तो यहाँ हम 211 में पढ़ेंगे। 211 की हिंदी क्या है? क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, अपराध का मिथ्या आरोप। ओके, अभी क्या एक्सप्लेन करता है, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमने आईपीसी का सेक्शन 182 पढ़ा था ना, वो हम 211 के साथ पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ 182 क्या है। ओके, 182 में एक बार आपको पढ़ देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। 182 था हमारा। ये false information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person। यहाँ पे क्या हुआ था 182 में हमने पढ़ा था कि कोई पर्सन है वो झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है पब्लिक सर्वेंट को, ताकि पब्लिक सर्वेंट एक्शन ले उस झूठी इंफॉर्मेशन के, उसको लगेगा कि सही है तो पब्लिक सर्वेंट जो है ना वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। क्योंकि देखो ए है, ए ने बी जो है, बी पब्लिक सर्वेंट है, ए ने बी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि जेड जो है उसने किसी के घर पे चोरी की है या डाका डाला या मेरे ही घर चोरी की है डाका डाला, तो बी तो पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी निभाएगा, वो जेड के अगेंस्ट में चार्जेस लगा देता है, उसको ऑफेंडर मान लेता है। तो ये चीज़ हमने 182 में पढ़ी थी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना पब्लिक सर्वेंट को, वो चीज़ ऑफेंस है और पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 211 में क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे फॉल्स चार्ज लगाना है। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या बोल रहा है। whoever, कोई भी पर्सन विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। यहाँ पे यही है, सिंपल सा सेक्शन है कि अगर कोई पर्सन है वो इस इंटेंशन से कि सामने वाले व्यक्ति को कोई भी तरीके की हानि पहुँचे, इसके लिए वो झूठा चार्ज लगाता है किसी पर्सन पे, तो फिर यहाँ पे उसको 2 साल तक की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ मिलेगा। अब इसके आगे का क्लॉज क्या बोल रहा है? आगे का ये बोल रहा है, यही सेक्शन में इसने आगे बोला है, इफ सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी इंस्टीट्यूटेड ऑन अ फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे उसने जो फॉल्स चार्ज लगाया है और जो चार्ज लगाया है
वो चार्ज किस चीज़ से पनिशेबल है, या तो डेथ पेनल्टी से या तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। ओके, तो यहाँ पे जिसने झूठा चार्ज लगाया है ना, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी 7 साल तक की सजा विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति जो गिल्टी नहीं है, फिर भी उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल रही है, डेथ पेनल्टी यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, या फिर LI पूरी जिंदगी भर उसकी इम्प्रिजनमेंट में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जिसने फॉल्स चार्ज लगा उसको भी तो बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, तो वो क्यों छूटे। इसलिए यहाँ पे उसको पनिशमेंट क्या मिल रही है, यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिल रही है 7 साल तक की सजा विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, मैं आपको रीड कर देती हूँ, सुन लो। इफ सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी इंस्टीट्यूटेड ऑन अ फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or upwards shall be punishable with imprisonment of either description। यहाँ पे either description बोला गया, मतलब सिंपल या रिगरस दोनों में से कोई भी हो सकती है। ओके, for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे मैं आपको इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ केसेस बता देती हूँ। वो केस है, उससे आपको इसेंशियल पता पड़ जाएंगे ये 211 के लिए कौन कौन से इसेंशियल इंग्रेडिएंट है जिसका कंप्लीट होना जरूरी है। गॉट इट। देखो, हरदास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हरदास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, इसमें क्या कहा गया था, इसमें इसेंशियल्स बताए गए थे कि सेक्शन 211 कब अप्लीकेबल होगा, कब 211 के क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कंप्लीट होंगे तभी ये सेक्शन लगेगा किसी पर्सन पे। तो ये कहता है, देखो इसके 4 इसेंशियल एलिमेंट है जो आप सुन लो। फर्स्ट बोलता है द अक्यूज्ड इंस्टीट्यूटेड और कॉज्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड अ फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन। जो अक्यूज्ड है इस सेक्शन में, हमने जैसे अक्यूज्ड माना है, उसने क्या किया हो, उसने फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग का चार्ज लगाया हो, मतलब कोई झूठा चार्ज लगाया हो। द अक्यूज्ड इंस्टीट्यूटेड और कॉज टू बी इंस्टीट्यूटेड अ फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन। ओके, कोई भी पर्सन के खिलाफ उसने फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगाई हो। फिर सेकेंड बोल रहे द पर्सन वॉज चार्ज ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। उसने जो पर्सन है जिसने उसने जो चार्ज लगाया है, उसने क्या चार्ज लगाया, उसने कोई चार्ज लगाया है कोई ऑफेंस कमिट करने का, कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है। मान लो इसने ए ने चार्ज लगाया था जेड पे कि इसने डकैती की है, तो उसने कोई ऐसा चार्ज लगाया कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है। ओके, और फर्स्ट वाले में उसने क्या बोला था कि उसने ऐसा कोई चार्ज लगाया जिससे किसी पर्सन पे, कोई अननोन पर्सन है कोई, या फिर जेड जैसे मैं बोल रही हूँ, ए ने जेड पे कोई प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग चले, ऐसा कोई ऑफेंस का चार्ज लगाया हो। ओके, यहाँ पे हमारे 2 हो गए। अब थर्ड क्या बोल रहे हैं, द अक्यूज डिड सो विथ द इंटेंशन टू कॉज इंजुरी टू सच पर्सन। जो अक्यूज है उसने ये सब क्या किया है, इसलिए उसका इंटेंशन क्या था, उसका इंटेंशन था इंजरी कॉज करने का किसी पर्सन को। ए ने इसीलिए किया था ना, ताकि या तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चले, या उसको पैसों से या फिर उसकी रेप्यूटेशन को हानि पहुंचे। तो यहाँ पे इंटेंशन जो होता है ना, वो इंजरी कॉज करना होता है। वो इंजरी कैसी भी हो सकती है, बॉडीली, मेंटली, फिजिकली, या फिर रेप्यूटेशन, ऐसा कुछ। ओके, या फिर पैसों से रिलेटेड ऐसी कोई भी हानि पहुंच सकती है। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ इसेंशियल पे आते हैं हम। ही न्यू दैट देयर वॉज नो जस्ट और लॉफुल ग्राउंड फॉर सच प्रोसीडिंग और चार्ज। वो जानता है कि उसके ये जो लॉफुल ग्राउंड है और या जो चार्ज है वो गलत है, वो जानता है कि वो चीज़ गलत है, फिर भी वो लगा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये 4 इसेंशियल हमने पढ़ लिए 211 के लिए, इतना होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये जो सेक्शन है पुलिस ऑफिसर्स पे भी अप्लाई होता है। कई बार पुलिस ऑफिसर्स जो बहुत बुरे होते हैं तो वो लोग भी करते हैं ना कि वो फॉल्स चार्ज लगा देते हैं, कई बार ज़्यादा ही सेक्शंस बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं दुश्मनी के कारण या फिर पैसे मिले इसके लिए। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है। तो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं अगर वो झूठा चार्ज लगाते हैं किसी पर, ओके, तो यहाँ पे उनके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होगी, वो लोग भी पनिशेबल होंगे। तो पनिशमेंट कितनी बताई मैंने आपको, अगर कम सज़ा का है प्रावधान तो यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा मिलेगी, और अगर चार्ज लगाया है डेथ पेनल्टी का यानी कि कैपिटल पनिशमेंट का या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, इतना बड़ा चार्ज है, तो उस जिसने चार्ज लगाया फॉल्स चार्ज उसको कितनी सज़ा मिलेगी, उसको फिर सज़ा मिलेगी 7 साल तक की। गॉट इट। अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे अगर पुलिस के अगेंस्ट में भी फॉल्स चार्ज लगाए, जैसे कि ये लाइन आप सुनो,
सिंस द पुलिस डजेंट हैव द पावर टू इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें पुलिस डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती, इसमें मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, तभी वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तभी वो आगे की कुछ प्रोसेस कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर पे लगाता है कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगाता है, जैसे कि देखो आगे, a false charges of such offence made to the police is not an institution of criminal proceeding, it is merely a false charge। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन बोलता है कि इन्होंने मेरे ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाए जबकि पुलिस ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पे वो पर्सन गिल्टी माना जाएगा इस ऑफेंस के अंदर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना कोई प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकता। कौन से केसेस में? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। गॉट इट? अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, जैसे पुलिस ऑफिसर का बताया मैंने कि पुलिस ऑफिसर जो है वो भी इस सेक्शन में आते हैं, ठीक वैसी एक और चीज़ है, मियरली गिविंग फॉल्स एविडेंस इज नॉट फॉल्स चार्ज। जैसे हमने पढ़ा था ना सेक्शन, इसी के सेक्शन में पढ़ा था, कौन सा सेक्शन था वो हमारा? 215 था शायद, हाँ हमने आगे पढ़ा था फॉल्स एविडेंस, सॉरी वो था फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड कराना, वो था हमारा 191 था फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड कराना। तो 191 में हमने पढ़ा था फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड कराना एक ऑफेंस है, पर यहाँ पे उसने क्लियर बोला है कि फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड कराना फॉल्स चार्ज नहीं है। तो फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड कराना और फॉल्स चार्ज करना ये दोनों चीज़ें अलग है, दोनों का अलग अलग पनिशमेंट है। जैसे 191 में हमने फॉल्स एविडेंस देना पढ़ा था, तो उसकी पनिशमेंट कहाँ थी? 193 में थी। यहाँ पे तो उसने क्लियरली बता दिया गया कि फॉल्स एविडेंस देना मतलब फॉल्स चार्ज लगाना नहीं होता, ये दोनों चीज़ें अलग है। गॉट इट? अब ये वाला जो ऑफेंस हम 211 जो पढ़ रहे हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है, एंड ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन अलोन वेर इट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और सेंटेंस ऑफ डेथ। गॉट इट? हाँ जी, तो अब 212 पढ़ते हम। 212 क्या बोलता है हमारा? हार्बरिंग ऑफेंडर। पहले आप लोग याद कीजिए हार्बरिंग हमने कहाँ पढ़ा था? हार्बरिंग हमने आईपीसी के चैप्टर 2 में सेक्शन 52A में पढ़ा था। हार्बरिंग मतलब होता है संशय करना। संशय मतलब आश्रय किसी को स्थान देना, रुकने के लिए बचाना, स्थान देना जैसे कि रहने के लिए। किसको? यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया है 52A में कि अगर कोई ऑफेंडर है, वो कोई ऑफेंस कमिट करके आता है, ठीक है, या फिर वो क्रिमिनल है, ओके, जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, उसको आप यानी कि कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, जान पहचान वाला, ओके, वो आशय देता है कि हाँ भाई तू यहाँ रुक जा ताकि तुझे कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर्स पकड़ ना सके या कोर्ट तेरे को पनिश ना कर सके, इसके लिए वो उसको घर में आश्रय देता है या फिर खाने की चीज़ें प्रोवाइड कराता है, रहने के लिए घर प्रोवाइड कराता है, या खाना पीना या कुछ भी जो रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें वो प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे वो हार्बरिंग चीज़ों के लिए पनिशेबल होगा। तो जो पर्सन आश्रय दे रहा है, हार्बर कर रहा है किसी क्रिमिनल को, वो पर्सन भी ऑफेंडर माना जाता है। और उसको कहाँ डिफाइन किया गया? आईपीसी में सेक्शन 212 में उसको पनिशेबल किया गया है। अब यहाँ पे हमने 52A में एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि एक वाइफ जो होती है, अगर वो वाइफ अपने हस्बैंड को बचा रही है तो वो पनिशेबल नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी एज इन जिम्मेदारी मानी जाती है कि हाँ उसको पति का साथ देना है। तो यहाँ पे हार्बरिंग करना अगर वाइफ कर रही है तो वो पनिशेबल नहीं मानी जाती। पर वहीं पे हम 212 जो पढ़ रहे हैं उसमें तो ठीक है, उसमें पत्नी एक्सेप्शन है, बट आगे हम 216 और 216A पढ़ेंगे, उसमें पत्नी भी ऑफेंडर मानी गई है। गॉट इट? ध्यान से आप समझना। पहले हम ये 212 पढ़ लेते हैं। ओके, 212 को हम किसके साथ रीड करेंगे? 212 को हम 216 और 216A के साथ पढ़ेंगे। इन सभी सेक्शन में क्या बताया? हार्बरिंग मीन्स संशय करना या आश्रय देना, जो हम पढ़ चुके हैं 52A में उसकी डेफिनेशन। गॉट इट? पढ़ते हैं हम। हार्बरिंग ऑफेंडर 212 आईपीसी ये क्या बोल रहा है? वेन एवर एन ऑफेंस हैज बिन कमिटेड, whoever harbors or conceal,
मतलब जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है और कोई भी पर्सन हार्बर करता है, इन्हें आश्रय देता है या फिर कंसील करता है, माने कि छुपाता है किसी ऑफेंडर को, ओके, कंसील्स अ पर्सन हुम ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी द ऑफेंडर, उसको नॉलेज है या उसके पास बिलीव करने का रीजन है कि यही ऑफेंडर है जिसको वो आश्रय दे रहा है या बचा रहा है, ओके, विथ द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, विथ द इंटेंशन, किस इंटेंशन से उसको हार्बर कर रहा है, ताकि उसको लीगल पनिशमेंट से बचा सके, उसको ऐसे स्क्रीन कर सके, उसको छुपा सके ताकि उसको पुलिस ऑफिसर्स ना पकड़ सके या पनिश कर सके। गॉट इट। तो यहाँ हमने 212 ये पढ़ा। अब इसमें पनिशमेंट बताई गई है कि कौन जो ऑफेंडर है उसने जो ऑफेंस किस कैटेगरी का किया है। मान लो उसने इतना बड़ा ऑफेंस किया है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स डेथ पेनल्टी, ओके। अगर उसने इतना बड़ा, मान लो किसी का मर्डर किया है या किसी का रेप करा है, उसके बाद वो भागा है और आप ऐसे पर्सन को हार्बर कर रहे हो, तो आपने बहुत बड़े क्रिमिनल को बचाया है। तो जैसे कि उसने देश के अगेंस्ट में कोई काम किया है, तो इतने बड़े ऑफेंडर को अगर कोई हार्बर कर रहा है तो उसके लिए भी पनिशमेंट बड़ा होगा। तो इसलिए कैपिटल पनिशमेंट तक का अगर कोई ऑफेंडर है जिसने कैपिटल पनिशमेंट का कोई ऑफेंस किया है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा? 5 साल तक की सजा विथ फाइन और विथ बोथ, ओके। यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट का हो गया। अब अगर कोई पर्सन है जिसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिल सकती है, मतलब कि ऐसी सज़ा मिल सकती है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सज़ा मिलेगी उस ऑफेंडर को, और आप ऐसे ऑफेंडर को बचा रहे हो, तो आपकी सज़ा होगी कितनी? 3 साल शायद, हाँ 3 साल की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है। जैसे पहले वाले में अगर डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंडर को अगर किसी ने हार्बर किया है तो उसकी सज़ा क्या होगी? 5 साल। फिर अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सज़ा है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? उसको बचाने की, हार्बर करने की उसकी पनिशमेंट होगी 3 साल विथ फाइन और विथ बोथ। फिर हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि 1 साल या 10 साल से कम तक की सज़ा। 1 साल और 10 साल तक के कम की सज़ा है, ओके, तो उनके बीच की जो सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी ना, हार्बर करने वाले पर्सन को मिलेगा 1/4, ओके। सबसे बड़ी पनिशमेंट जो होगी उसका 1/4 पनिशमेंट मिलेगा उस पर्सन को। देखो मैं आपको ये पढ़ देती हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो 1 साल तक की हो सकेगी कम से कम, एंड नॉट टू 10 ईयर्स, ठीक है, तो shall be punished with imprisonment of either description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part, ये सुना, 1/4 part of the longest term of imprisonment, जो सबसे बड़ी सजा होगी उसका 1/4 part पनिशमेंट मिलेगा किसे? हार्बर करने वाले को, जो पर्सन हार्बर करेगा उस ऑफेंडर को। गॉट इट? प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस और विथ फाइन और विथ बोथ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये डायरेक्ट लैंग्वेज में उसने बता दिया है कि यहाँ पे जो वो ऑफेंस वर्ड बोल रहा है वो ऑफेंस वर्ड किस किस सेक्शन से डील करता है। तो जैसे कि 302 है, 304 है, वो आप डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पर्टिकुलर सेक्शन बता दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि ऑफेंस कौन कौन से इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे एक्सेप्शन सुनो आप। इसका एक्सेप्शन क्या है? वही जो हम 52A में पढ़ चुके हैं। दिस प्रोविजन शेल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। अगर ऑफेंडर की जैसे अगर ऑफेंडर जो है वो वाइफ है तो उसका हस्बैंड उसको बचा सकता है। अगर वो ऑफेंडर हस्बैंड है तो यहाँ पे उसकी वाइफ उसको बचा सकती है, ठीक है। एक्सेप्शन ये बोला गया कि यहाँ पे पनिशमेंट हार्बर करने वाले को उसको नहीं मिलेगी जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है, ओके, ऑफेंडर की। यहाँ पे हमारा ये हो गया। मैं एक बार आपको हिंदी में एक्सप्लेन और कर देती हूँ, आप सुन लो, फिर मैं आपको इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। देखो, अपराधी को संशय देना, जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो, जब वो ऑफेंस कमिट हो चुका हो उसके बाद उसको आश्रय दे रहे हो, ओके। जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए आशय से संशय देगा या छिपाएगा। और वही अगर कोई पर्सन है वो किसी ऑफेंडर को छिपाता है और आशय देता है। आशय आप 52A में पढ़ना कि क्या क्या बताया गया है, इसका पर्टिकुलर एक एक्ट भी बना हुआ है। अगर कोई पर्सन खाना देता है, पानी देता है, रहने की जगह या कपड़े देता है तो वो चीज़ संशय देना कहलाता है। मतलब एक तरीके से उसको बचाना अथॉरिटीज से ताकि वो पनिशेबल ना हो सके। गॉट इट? अब यहाँ पे आप लोग
यहाँ पे प्रोसिक्यूशन, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की लाइबिलिटी बनती है कि वो कोर्ट में बताए कि इस पर्सन ने हार्बर कर रखा है या बचा रखा है या आश्रय दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की लाइबिलिटी है कि वो कोर्ट में बताए कि किस पर्सन ने इस व्यक्ति को आश्रय या संशय दे रखा है। ओके, वरना तो फिर सभी बच्चे रहेंगे। अब इसके एसेंशियल हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 212 के एसेंशियल्स क्या है, ये है, देखो फर्स्ट एसेंशियल है द ऑफेंस इन क्वेश्चन वॉज कमिटेड। जो ऑफेंस इस पूरे सेक्शन में डील कर रहा है वो कमिट हो चुका है, अभी होने नहीं वाला है, कमिट हो चुका है ऑलरेडी, फिर आश्रय दे रहा है कोई पर्सन तो फिर लाइबल होगा वो, वरना नहीं होगा। ओके, द अक्यूज्ड, सेकेंड एसेंशियल है the accused knew or had reason to believe that the person harbored or concealed is an offender। जो accused है उसको knowledge है, इस सेक्शन में हमने जिसको accused माना है ना, जिसने आश्रय दिया है, संशय दिया है, वो ऑलरेडी जानता है, वो नॉलेज है, उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि वो जिस पर्सन को बचा रहा है वो एक अक्यूज है, वो एक ऑफेंडर है, तभी वो उसको बचा रहेगा, तभी वो उसको आश्रय दे रहा है। वरना अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है वो तो ऐसे ही उसको, जैसे एक फ्रेंड है, ठीक है, अब वो अक्यूज क्राइम करके आया है और उसने बोला भाई मैं तो तेरे से मिलने आया हूँ, काफ़ी टाइम हो गए थे, नहीं मिला, तो इसलिए वो आ गया। अब वो पर्सन को पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो एक अक्यूज है, वो एक क्राइम करके आया है। उसने बोला ठीक है मेरा मित्र आया मुझसे मिलने, तो मिल लेते हैं, रख लेते हैं उसको 2-3 दिन के लिए, तो यहाँ पे वो ऑफेंडर नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको तो नॉलेज ही नहीं था ना कि उसका दोस्त जो है वो एक क्रिमिनल है। व्हाट इट, तो यहाँ पे पर्सन को नॉलेज होना चाहिए या फिर रीज़न होना चाहिए उसके पास बिलीव करने का कि ये कोई पर्सन जिसको वो आश्रय दे रहा है वो एक ऑफेंडर है और उसको पनिश किया जाना है। व्हाट इट, थर्ड एसेंशियल पे आते हैं। थर्ड एसेंशियल क्या बोलता है, हार्बरिंग और कंसीलिंग मस्ट हैव बीन डन विथ द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। यहाँ पे इंटेंशन मैटर करता है। यहाँ पे जो पर्सन है वो दूसरे अक्यूज्ड को या क्रिमिनल को स्क्रीनिंग कर रहा है या छुपा रहा है या हार्बर कर रहा है इस इंटेंशन से कि उसको लीगल पनिशमेंट ना मिल सके। ओके, उसका इंटेंशन ये है कि उसको लीगल पनिशमेंट से बचाना, तो ये इंटेंशन है तभी उसके ऊपर 212 अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। गॉट इट, यहाँ पे हमारा होता है 212 भी खत्म। अब इसका मैं आपको 216 पे आते हैं डायरेक्ट। 216 जो है वो इससे ही डील करता है डायरेक्ट। ओके, कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं बट हार्बरिंग अगर हम साथ में पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। गॉट इट, 216 आप लोग देख लीजिए। हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर। अभी थोड़ा सा आगे की प्रोसीजर बताता है। ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन है, देखो फिर से मैं एक बार 216 पढ़ती हूँ तो आपको थोड़ा समझ आएगा। हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड, एस्केप मीन्स भाग गया है, फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड। ओके, अब इसकी हिंदी आप सुन लो। हाँ, ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। अब एक पर्सन है, उसको क्या हुआएगा, वो या तो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से भाग गया है, कई बार ऑफेंडर्स भाग जाते हैं। ओके, या फिर उसके अगेंस्ट ऑर्डर निकल चुका है, उसके बाद वो भागा। वो पुलिस कस्टडी में नहीं था पर उसके अगेंस्ट हिरासत का या फिर गिरफ्तार करने का ऑर्डर निकल चुका है, उसके बाद वो भागाएगा। पकड़ा नहीं था पर उसके अगेंस्ट ऑर्डर तो निकल गया है ना गिरफ्तारी का, तो यहाँ पे जो पर्सन उसको हार्बर करेगा, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर, उस अक्यूज्ड को हार्बर करेगा, उसकी क्या पनिशमेंट होगी। ओके, ये सुनते हैं हम, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। whenever, जब भी, whenever any person convicted of or charged with an offence being in lawful custody for that offence escapes from such custody। फिर से सुनो आप, whenever, जब भी, any person convicted of or charged with an offence being in lawful custody for that offence escapes from such custody। कोई पर्सन है जो कस्टडी से भाग गया है, पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी से भाग गया है तब, या फिर whenever a public servant in the exercise of the lawful powers of such public servant orders are certain, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर दे रहा है। ओके, कोई और पर्सन नहीं, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर दे रहा है उसकी ड्यूटी के अंदर ही। उसकी ड्यूटी है उस पर्सन को पकड़ना और उस पर्सन को पकड़ने के लिए ऑर्डर निकालता है, गिरफ्तारी का ऑर्डर निकालता है। ओके, देखो अपनी ड्यूटी में रहते हुए लीगली ऑर्डर निकालता है, इलीगल तरीके से नहीं, लीगली ऑर्डर निकालता है। देखो
whenever a public servant in the exercise of the lawful powers of such public servant orders a certain person to be apprehended for an offence, whoever knowing of such escape or order for apprehension harbors or conceals that person with the intention of preventing him from being apprehended shall be punished in the manner following, that is to say, यहाँ पे वो पर्सन जो है वो अक्यूज्ड को हार्बर कर रहा है या कंसील कर रहा है, मतलब कि आश्रय दे रहा है या छुपा रहा है। किस रीज़न से? इस रीज़न से ताकि वो पर्सन को रोका जा सकता है उसकी गिरफ्तारी से। वो मतलब एक दोस्त है, वो अपने दूसरे दोस्त को जो अक्यूज्ड है, जो कोई क्राइम कमिट करके आया है, उसको आश्रय दे रहा है सिर्फ इसीलिए ताकि उसको गिरफ्तार होने से रोक सके, उसको पनिशेबल होने से रोक सके, उसको कोर्ट में या पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए उसको आश्रय देता है। तो यहाँ पे जो पर्सन हार्बर कर रहा है उसकी पनिशमेंट क्या होगी? ओके, वहाँ पे वो पर्सन ऑफेंस कमिट कर चुका है। हमने 212 में क्या पढ़ा था कि वो ऑफेंस कमिट कर चुका है और उसके बाद भाग गया है, और या फिर उसको पुलिस कस्टडी से बचाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ गई है कि वो कस्टडी में था, उसके बाद भाग गया है, या फिर उसके लिए खिलाफ ऑर्डर निकल चुका है अक्यूज्ड के खिलाफ कि इस पर्सन को गिरफ्तार करना है। ओके, फिर वो कोई पर्सन उसको हार्बर कर रहा है ताकि उसको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो यहाँ पे जो पर्सन हार्बर कर रहा है उसकी पनिशमेंट बताई गई है, वो क्या है? अब जैसे कि वही वापस कंटिन्यू, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है, वो जो अक्यूज है, जो क्रिमिनल है, जिसको बचाया जा रहा है, हार्बर किया जा रहा है, उसने कैपिटल का ऑफेंस किया है, तो यहाँ पे देखो, इफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन वॉज इन कस्टडी और इज ऑर्डर टू बी एप्रीहेंडेड इज पनिशेबल विथ डेथ। ओके, जो पर्सन है जो भागा है, स्केप हुआ है, ओके, या फिर जिसके लिए ऑर्डर निकला है, उसने क्या ऑफेंस किया है? उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी तक की। तो ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहाँ पे जो पर्सन है जिसने हार्बर किया उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी, आइदर डिस्क्रिप्शन यानी कि सिंपल या रिगरस, विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, अब यहाँ पे अगर सेकंड चीज बोल रहा है, अगर वो जो ऑफेंडर है जो भागा है और जिसको आप आश्रय दे रहे हो, उसने क्या चीज की है? उस ऑफेंडर ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का कोई क्राइम कमिट किया है या फिर 10 साल तक की सजा का। देखो, इफ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट, ओके, तो मतलब 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट तक की ऑफेंस किया है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का, तो यहाँ पे हार्बर करने वाले को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 साल ऑफेंस में थी कैपिटल पनिशमेंट के ऑफेंडर को। हाँ, कंटिन्यू करते हैं, नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ, तो हम यहाँ थे कि अगर डेथ पेनल्टी का वाला ऑफेंडर है, उसको हार्बर किया तो उसको 10 साल तक की सज़ा मिलेगी हार्बर करने की। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सज़ा वाला कोई ऑफेंस किया है और उस पर्सन को हार्बर करते हैं तो 3 साल तक की सज़ा विथ फाइन मिलेगी। अब अगर 10 साल से कम की सज़ा वाला कोई ऑफेंस किया है और उस पर्सन को आप हार्बर कर रहे हैं तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? उसको मिलेगी जितनी भी सज़ा मिलेगी, सबसे बड़ी पनिशमेंट जो होगी उसका उस ऑफेंस की, मान लो चोरी या फिर कोई और दूसरा ऑफेंस जिसकी 7 साल तक की सज़ा है, ठीक है, तो 7 साल का 1/4 पार्ट उस हार्बर करने वाले को मिलेगा। जिसने हार्बर किया है उसको अगर 7 साल की प्रावधान है तो 7 साल का 1/4 पार्ट जो होगा वो पनिशमेंट किसको मिलेगा? हार्बर करने वाले को। गॉट इट? ये चीज़ हो गया। 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस और विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, फिर यहाँ पे बोला है offense in this section include also any act or omission of which a person is alleged to have been guilty out of India, which if he had been guilty of in India would have been punishable as an offense, और which यहाँ पे वही है offense का particular meaning बताया गया है कि अगर कोई person है वो अगर इंडिया के बाहर भी offense करता या फिर इंडिया के अंदर तो उन दोनों का सेम मीनिंग माना जाएगा। Got it? अब इसका आप एक्सेप्शन सुनो। इसका एक्सेप्शन है वही कि यहाँ पे द प्रोविजन डजंट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड। यहाँ पे बोला गया है, उसने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बचाता है एज एन ऑफेंडर या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को, तो यहाँ पे वो दोनों एक्सेप्शन है, वो लोग लाइबल नहीं होंगे इस सेक्शन में। ओके, अब इसके एसेंशियल सुन लो, फिर मैं आपको 216A बताती हूँ। उसमें पर्टिकुलर बोला गया कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ को माना गया है ऑफेंडर। देखो, पहले से इस सेक्शन के एसेंशियल सुन लो आप।
द अक्यूज मस्ट नो और हैव द नॉलेज दैट अ पर्सन इज अंडर ऑर्डर ऑफ एप्रीहेंशन। जो अक्यूज है इस सेक्शन में उसको नॉलेज है या रीजन है बिलीव करने का कि वो पर्सन भागा हुआ है और उसके खिलाफ ऑर्डर निकल चुका है गिरफ्तारी का। ओके, तभी वो उसको बचा रहा है। तो यहाँ पे उस अक्यूज को नॉलेज उसके बावजूद बचा रहा है। गॉट इट। सेकेंड इसेंशियल है सच अ पर्सन मस्ट। हाँ, तो हम इसके इसेंशियल पढ़ रहे थे। पहला वाला मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन है उसने ऐसा कुछ उसने उसके बाद ही बचाया है, उसको नॉलेज है, रीज़न है कि ये पर्सन को गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है और या फिर ऑर्डर निकल चुका है, उसके बाद वो उसको बचा रहा है, तब यहाँ पे वो लाइबल होगा। सेकेंड इसेंशियल है सच अ पर्सन मस्ट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी फॉर द ऑफेंस फॉर विच ही हैज़ बीन चार्ज्ड और कन्विक्टेड। और वो जो जिस ऑफेंडर को आश्रय दे रहा है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या फिर पुलिस कस्टडी से भागा है या फिर उसने कोई ऑफेंस करा है उसके बाद वो भागाएगा। ओके, कोई ऑफेंस करने के बाद ही भागा। ऐसा नहीं कि किसी को भी आश्रय दिया तो लाइबल हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी से भागे हुए पर्सन को आश्रय दे रहे हैं या फिर उसके अगेंस्ट में कोई चार्जेस लगे हैं, कोई कन्विक्टेड है और उसके बाद वो भागा है। ओके, थर्ड इसेंशियल है। थर्ड इसेंशियल कहता है दो द अक्यूज द नॉलेज थर्ड इसेंशियल बोल रहा है द अक्यूज्ड हैड द नॉलेज ऑफ एस्केप। जो अक्यूज्ड इसमें 216 में हमने माना है उसको पता है कि ये पर्सन भागा हुआ है, उसके बावजूद वो उसको छुपा रहा है, बचा रहा है ताकि उसको पनिश ना कर सके, लॉफुल कस्टडी या पुलिस ऑफिसर्स उसको अरेस्ट ना कर सके, इसलिए उसको बचा रहा है, छिपा रहा है। तो यहाँ पे वो लाइबल होगा, वरना नहीं होगा। ओके, 216 हमारा होता है डन। अब हम आते हैं 216 ए पे। 216 ए क्या बोलता है? पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डिकॉइट्स। किसी जो पर्सन है जो रॉबरी करते हैं या डकैती करते हैं उन ऑफेंडर्स को हार्बर करा है तो उसके लिए पेनल्टी क्या लगेगी? ओके, 216 ए बोलता है पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डिकॉइट्स। अब ये क्या एक्सप्लेन करता है हिंदी में, आप सुन लो एक सेकंड। लुटेरे या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। लुटेरे या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति, ये चीज़ पहले बहुत होती थी। ओके, क्योंकि पहले बहुत डाकू लुटेरे होते थे ना। अब सुनो, whoever, कोई भी पर्सन, whoever knowing or having reason to believe that any person are about to commit or have recently committed robbery or dacoity harbors them or any of them with the intention of facilitating the commission of such robbery or dacoity or of screening them any of them from punishment। देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, अगर कोई पर्सन है वो डकैते और लुटेरों में से किसी को बचा रहा है या हार्बर कर रहा है, इसलिए छुपा रहा है क्योंकि वो एक पार्ट है कि उसको पहले ही बोल दिया गया था कि वो डकैतों ने कि हम यहाँ से डकैती करके आएंगे फिर तुम्हारे यहाँ छुपेंगे तो तुम हमको बचा लेना, इससे हम तुमको थोड़ा पार्ट दे देंगे, थोड़ा कुछ डकैती का जो भी माल वाल होगा वो थोड़ा पार्टीशन दे देंगे। तो यहाँ पे वो भी डकैतों का पार्ट कहलाए ना, क्योंकि उसने भी एज एन पार्ट लिया है उस डकैती में, उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उसने कंप्लीट की है, तो वो भी लाइबल होगा यहाँ पे डकैती का। देखो, whoever knowing or having reason to believe that any person are about to, उसको नॉलेज था, पता था कि कोई पर्सन डकैती या रॉबरी करने जा रहा है। ओके, हैविंग या फिर कमिट की है, उसने रॉबरी कमिट किया, डिकॉइटी कमिट की है, डकैती या रॉबरी लूट या फिर क्या बोलते हैं कुछ डकैत किया, मतलब डकैतों ने कुछ ऑफेंस कमिट किया है। ओके, हार्बर्स देम, उनको आश्रय देता है, बचाता है या छुपाता है, एनी ऑफ देम, उनमें से किसी एक को भी, जरूरी नहीं कि सभी को, उनमें से किसी एक को भी, कोई भी डाकू के, उनका तो पूरी टोली होती है, पूरा ग्रुप होता है, उनमें से किसी एक को भी बचाता है या छुपाता है विथ द इंटेंशन ऑफ फैसिलिटिंग द कमीशन, ताकि वो ऑफेंस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, विथ द इंटेंशन ऑफ कमीशन ऑफ सच रॉबरी और डिकॉइटी, ताकि वो रॉबरी और डिकॉइटी अच्छे से कंप्लीट हो सके, पुलिस ऑफिसर्स को पता ना चले, पकड़ ना पाए, और ऑफ स्क्रीनिंग देम और एनी ऑफ देम फ्रॉम पनिशमेंट, ताकि वो लोगों को पनिशमेंट ना मिले, शेल बी पनिश विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे जो पर्सन हार्बर कर रहा है, आश्रय दे रहा है, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल का प्रावधान नहीं है, रिगरस ही मिलेगी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट
फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो यहाँ पे उसको मिलेगी पनिशमेंट 7 साल तक की सजा। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो यहाँ पे उसको 7 साल तक की सजा विद फाइन मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डकैती या फिर लूट बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है। अब यहाँ पे दोनों चीजें, एक्सप्लेनेशन भी है और एक्सेप्शन भी है। ओके, मतलब एक्सप्लेनेशन की हिंदी होती है स्पष्टीकरण भी है और अपवाद भी है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? For the purpose of this section, it is immaterial whether the robbery or dacoity is intended to be committed or has been committed within or without India। यहाँ पे immaterial है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि डिकॉइटी या रॉबरी जो है वो इंडिया में हुई है या इंडिया के बाहर हुई है, वो रॉबरी या डिकॉइटी मानी जाएगी। ओके, अब इसका एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोविजन डजेंट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज बाय द हस्बैंड और विद द ऑफेंडर। देखो, इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें संशय देना या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो। गॉट इट? यहाँ पे हमारा 216A भी होता है। डन। इसके एसेंशियल आप सुन लो। इसके एसेंशियल है, द पर्सन इन क्वेश्चन शुड बी अबाउट टू कमिट रॉबरी और डिकॉइटी। जो पर्सन है यहाँ पे जिसकी बात चल रही है, ओके, वो किसको छिपा रहा है, बचा रहा है? जो डकैत को, यानी रॉबरी करने वाले हैं या फिर डिकॉइटी करने वाले या फिर कर चुके हैं, उनको आश्रय दे रहा है। गॉट इट? सेकेंड एसेंशियल है, द अक्यूज्ड न्यू और हैड रीजन टू बिलीव दिस फैक्ट। जो अक्यूज है वो जानता है कि वो जो जिनको आश्रय दे रहा है वो या तो क्या कहते हैं वो या तो डकैती करके आ चुके हैं या करने वाले हैं, उसको उस ऑफेंस का नॉलेज है। ओके, तभी वो उनको बचा रहेगा। थर्ड एसेंशियल है, इवन देन द अक्यूज्ड हार्बर्ड ऑल और एनी ऑफ सच पर्सन। वो जानता है, बूझता है, उसके बावजूद if those guys harbors because of self defense, then is it liable or not? इसका आंसर मैं आपको कल देती हूँ, थोड़ा समझ के। ओके, इफ दोज गाइज हार्बर्स बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस अगर खुद को बचाने के लिए आता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो लोग लाइबल होंगे। फिर भी इसका हम पढ़ लेंगे, मैं आपको इसका आंसर कल बताती हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं द अक्यूज न्यू और हैड रीजन टू बिलीव दिस फैक्ट। जो अक्यूज्ड है वो जानता है ये सब चीज़ें, उसके बावजूद वो आश्रय दे रहा है। ओके, फिर लास्ट हमारा एसेंशियल है, ही डिड सो विथ द इंटेंट टू फैसिलिटेट दैम इन द कमीशन ऑफ रॉबरी और डिक्वाइटी और ऑफ स्क्रीनिंग दैम फ्रॉम पनिशमेंट फॉर दोज ऑफेंसेस। जो अक्यूज्ड है इस सेक्शन में, जो अक्यूज्ड है उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन है उन लोगों को सजा से बचाना या रोकना, उनके अरेस्ट को रोकना, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे उसका रीज़न है कि वो पर्सन को बचा सके, उन डिकॉइट्स को गिरफ्तार होने से रोक सके या फिर उनको बचा सके, उसका इंटेंशन ये है, इसके लिए यहाँ पे उसने बोला। यहाँ पे हमारा 216A भी डन होता है। अब हम कल 213 से स्टार्ट करेंगे।